नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर एक बार फिर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण या भाषा के प्रमुख अंग। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाषा की विशेषताएं कितनी होती हैं, उसके कौशल क्या हैं, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, देर न करते हुए हम हमारे मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि व्याकरण या भाषा के प्रमुख अंग कितने हैं और उनका नाम क्या है। दोस्तों, व्याकरण या भाषा के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। दोस्तों, आपको पता है कि व्याकरण के ये प्रमुख 3 अंग हैं, जिसके द्वारा हम संपूर्ण व्याकरण को इन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि व्याकरण के 3 अंग हैं, लेकिन वो भाषा के कैसे हैं? दोस्तों, हाँ जरूर, जो व्याकरण के जो 3 अंग हैं वो भाषा के भी 3 अंग हैं, क्योंकि भाषा एक साधन है। क्या है? एक साधन है। और भाषा है, उसका सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के योग से बनता है शब्द, और शब्द के योग से बनता है वाक्य, और वाक्यों से हम पद रचना और गद्यांश की रचना करते हैं। दोस्तों, भाषा एक साधन है और ये उसके 3 अंग हैं। मान लीजिए एक साधन है और उसके वर्ण है वो तो टायर है, शब्द है वो सीट है, और वाक्य है वो स्टीयरिंग का काम करता है। यदि इनमें किसी भी तरीके की कोई गलती हो जाती है, कोई खराबी हो जाती है, तो सुधारने का काम कौन करता है? मैकेनिक या मिस्त्री करता है। यहाँ पर वो मैकेनिक का पद किसने ले रखा है? व्याकरण ने। और व्याकरण में क्या करता है? शुद्ध लिखने का, शुद्ध पढ़ने का, शुद्ध बोलने का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। इसीलिए ये व्याकरण के भी 3 अंग हैं और भाषा के भी 3 अंग हैं। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि वर्ण क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है ये? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों, ये तो हो गई। ये यदि हमें पूछ ले भाषा की मौखिक इकाई है, भाषा की मौखिक इकाई है, तो आंसर क्या होगा? ध्वनि। क्या होगा? ध्वनि। और यदि हमें ऐसे देकर पूछ ले कि भाषा की लिखित छोटी इकाई है, तो आंसर क्या होगा? वर्ण। क्या होगा? वर्ण। दोस्तों, बात करें भाषा की मौखिक इकाई, यदि हमें प्रश्न में हमें मौखिक का वर्णन करके या लिखित का कंसेप्ट देकर पूछता है, मौखिक या लिखित, यदि मौखिक पूछे तो बताएंगे क्या? ध्वनि। और यदि लिखित पूछे तो वर्ण। और न तो मौखिक दे न लिखित दे तो भी हम क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। दोस्तों, वर्ण क्या है? परिभाषा
शब्दों में बांधकर एक एग्जाम की दृष्टि से शुद्ध रूप में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि भाषा की वह मौखिक इकाई, भाषा की वह मौखिक इकाई जो सबसे छोटी है उसे तो ध्वनि कहते हैं और उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। दोस्तों समझेंगे कि जैसे मैंने बोला ए, क, ख, च, जब तक मैं इन्हें बोल रहा हूँ यह उच्चरित रूप में है तब तक ये क्या है, ध्वनि। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने इन वर्णों का उच्चारण किया, बोला ए, क, ख, मैंने इनको लिख दिया, इनको लिपिबद्ध कर दिया, इसीलिए क्या कहलाएगी, वर्ण। यानी कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब तक हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और वो उच्चारण रहता है तब तक तो वो ध्वनि है, और यदि उनका उच्चारण न करके हम उनको लिपिबद्ध कर देते हैं तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, वर्ण। और इसीलिए यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिखित इकाई पूछे तो वर्ण, सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण, लेकिन मौखिक पूछे तब हमें क्या करना है, ध्वनि करना है। अगली बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर क्या है, बात वही है, इकाई सबसे छोटी पूछी है भाषा की, लेकिन यहां पर नाम दे दिया अर्थ। क्या दे दिया, अर्थ। दोस्तों बात करें कि ध्वनि या वर्ण का अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, और बात करें कि वर्णों के योग से ही एक सार्थक शब्द बनता है और उनका एक निश्चित अर्थ होता है। इसीलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, शब्द होगी। दोस्तों जैसे मैंने लिखा क, मैं और ले, ये अलग अलग है, अभी तक ये वर्ण है, और क, मैं, ले मैं बोल रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, अब ये ध्वनि है, लेकिन मैं इनको जोड़ देता हूँ, क, मैं और ले, शिरो रेखा को मिला दिया तो एक शब्द बन गया। इसीलिए कह सकते हैं ये क्या है, यह शब्द है, और इस शब्द है और इसका अर्थ हमें आया या तो एक पुष्प है या एक व्यक्ति का नाम है। ये किसके आधार पर निकल के आया, दो या दो से अधिक वर्णों ने एक योग किया और एक सार्थक ध्वनि समूह आया। इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर क्या होगी, शब्द। क्या होगी, शब्द। अगली महत्वपूर्ण विशेषता, भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों आपको पता है अभी तक हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा था शब्द, लेकिन अभी तक हमें पूर्ण अर्थ नहीं पता चला कमल का, कि कमल या तो पुष्प है या फिर एक लड़के का नाम है। अभी निश्चित नहीं हो चुका है, लेकिन इसका पता कब चलेगा, जब इसे हम एक वाक्य में व्याकरणिक नियमों से बांध देंगे और तब इसका पता चलेगा। मैंने बोल दिया कमल एक ईमानदार लड़का है, तो आपको वाक्य में कमल का अर्थ का भाव पता चला कि कमल एक लड़का है, और ये कब पता चला, एक वाक्य में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो बताना है ध्वनि, और यदि लिखित रूप में पूछे तो बताना है वर्ण, और यदि अर्थ के आधार पे पूछे तो बताना है शब्द, और यदि हमें पूछे भाव या भावार्थ के आधार पर तो हमें बताना है वाक्य। यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा भाषा की सबसे छोटी इकाई किस किस रूप में कौन कौन सी होती है। दोस्तों, अब हम व्याकरण के इन तीनों नियमों में हम वो बात पढ़ेंगे जो आगे आने वाले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। वर्ण में हम किसका अध्ययन करेंगे, शब्दों में हम किसका अध्ययन करेंगे, वाक्य में हम किसका अध्ययन करेंगे। और यदि आप मेरे इस स्ट्रक्चर को, इस प्रारूप को समझ जाओगे, आप व्याकरण के पूरे पाठ्यक्रम को समझ जाओगी। दोस्तों, यदि हम किसी घर की नींव रखते हैं या घर का निर्माण करते हैं तो पहले हमें जगह का चुनाव करना होता है, फिर उसकी सामग्री का चुनाव करना होता है कि कैसा घर बनाना है। उसीलिए हम इन तीनों अंगों के द्वारा एक भवन निर्माण करेंगे और उस भवन का नाम होगा व्याकरण रूपी भवन, और जिसके आधार पर हम 3 अंग लेंगे और देखते हैं कि कैसे कहाँ पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं कि वर्ण का किस रूप में अध्ययन करेंगे, शब्दों का किस रूप में अध्ययन करेंगे और वाक्य में किस रूप में अध्ययन करेंगे। तो आइए, अभी तक हमें पढ़ा कि व्याकरण या भाषा के 3 अंग होते हैं, और 3 अंग मैंने बताए। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। क्या है? वाक्य। दोस्तों, हम वर्णों को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो पढ़ेंगे स्वर वर्ण, दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, और तीसरा पढ़ेंगे अयोगवाह वर्ण। कितने भाग करेंगे इसके? 3। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह वर्ण। दोस्तों, इन तीनों बिंदुओं को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि मतलब वर्णों का मेल जिसमें बदलाव हो, उसे पढ़ेंगे संधि के रूप में। दोस्तों, शब्दों को हम बांटेंगे 4 भागों में। शब्द होते हैं 4 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। शब्द कितने प्रकार के? 4। शब्द का निर्माण किससे होता है? वर्णों से। और पहला जो हम पढ़ेंगे शब्द है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। और इसमें कौन कौन से होंगे बिंदु? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, और 5वां है इसमें संकर शब्द। ये किसे पढ़ेंगे? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं। 5 प्रकार से इनका अध्ययन करेंगे। शब्द का दूसरा रूप पढ़ेंगे हम व्युत्पत्ति। ये थी उत्पत्ति और ये है व्युत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म स्थान, व्युत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण या रचना। उत्पत्ति को ही हम कहते हैं रचना के आधार पर,
इसे ही हम बोलते हैं संरचना के आधार पर, और इसे ही कहते हैं हम निर्माण के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना, संरचना, निर्माण, या फिर कह सकते हैं बनावट के आधार पर। इसमें कौन कौन से शब्दों को बांटेंगे, इसके अंदर में 3 बात करेंगे। पहला पढ़ेंगे इसमें रूढ़ शब्द, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वो रूढ़ होती है। इसी में पढ़ेंगे हम यौगिक शब्द, और दोस्तों इसी में तीसरा पढ़ेंगे हम योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द पूरा व्याकरण आएगा आपके सामने कि उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, व्युत्पत्ति, रचना, संरचना, निर्माण, बनावट के आधार पर पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम प्रयोग या बदलाव के आधार पर। दोस्तों आपको पता है बदलाव 4 तरीके से होता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और कारक के आधार पर। सभी का यहीं पर अध्ययन करेंगे। प्रयोग करेंगे कौन कौन से, 4 शब्द पढ़ेंगे यहाँ पर, संज्ञा पढ़ेंगे यहीं पर, या फिर ऐसे पढ़ लो कि प्रयोग करेंगे 2 तरीके से। एक तो पढ़ेंगे इसमें विकारी और एक पढ़ेंगे अविकारी। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन और अविकारी का मतलब होता है नहीं होता परिवर्तन। यानी नहीं। विकारी में हम पढ़ेंगे दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन चारों का अध्ययन बदलाव के आधार पर करेंगे और बदलाव विकारी में करेंगे। यदि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला जा सके उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनका अध्ययन करेंगे। और अविकारी को भी हम 4 भागों में बांटेंगे दोस्तों। वो 4 भाग कौन कौन से होंगे देखो। पहला होगा क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। और अविकारी को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब वाली नहीं, वह अर्थात जिनका खर्च नहीं होता, लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर। पहला क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा पढ़ेंगे हम समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। और चौथा पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। प्रयोग के या बदलाव के आधार पर विकारी और विकारी 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। समुच्चय बोधक वाक्य को जोड़ने वाला। संबंध शब्दों को जोड़ने वाला। विस्मयादि आश्चर्य सूचक या क्रोध जैसा भाव प्रकट करेगा उन शब्दों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों चौथा पढ़ेंगे हम इसमें अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द दोस्तों ये होते हैं कितने, एक तो पढ़ेंगे हम सार्थक शब्द और दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक। तो दोस्तों शब्द होते हैं 4 प्रकार। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना, संरचना,
निर्माण या बनावट के आधार पर, प्रयोग या बदलाव के आधार पर, विकारी और अविकारी। उसके बाद अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक। इनका अध्ययन हम शब्दों में करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वाक्य की। किसकी बात करेंगे? तीसरे अंग की। तीसरा अंग है हमारा वाक्य। और वाक्य पढ़ेंगे हम पहले वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार हम यहाँ पर 3 प्रकार पढ़ेंगे। कौन कौन से? सामान्य वाक्य, जिसे साधारण वाक्य कहते हैं। उसके बाद संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। दोस्तों हम फिर वाक्य का अध्ययन करेंगे काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। और हम पढ़ेंगे 3 प्रकार से, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। दोस्तों फिर अगला पढ़ेंगे हम यानी कि रचना या अर्थ के आधार पर वाक्य। दोस्तों इसका अध्ययन करेंगे हम 8 प्रकार से। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। दोस्तों आपके सामने मैंने पूरे व्याकरण के प्रारूप को प्रस्तुत कर दिया है कि व्याकरण क्या है और कहां से कौन से बिंदु को उठाना है। और पहला हमारा जो बिंदु होगा वो वर्ण विचार होगा, दूसरा हमारा शब्द विचार होगा, तीसरा होगा वाक्य विचार, और हम व्याकरण की को पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे। दोस्तों इसके बाद यदि हम संधि आप पढ़ लेंगे और इनके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक टॉपिक बच गया काव्य शास्त्र। कौन सा शास्त्र है? काव्य शास्त्र। और जिसमें हम पढ़ेंगे रस, अलंकार, काव्य गुण दोष और छंद। उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी के आधार पर हम चलेंगे। तो देर न करते हैं, हमारा पहला जो आज का बिंदु होगा तो वो होगा वर्ण विचार। और वर्णों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, स्वर, व्यंजन और अयोग हुआ है। और उसके तुरंत बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा संधि। और इस संधि के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे शब्द शुद्धिकरण। क्या पढ़ेंगे? शब्द शुद्धिकरण। और जब शब्द शुद्धिकरण पढ़ेंगे उसे में हम पढ़ेंगे प्रत्यय और उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय और उपसर्ग। और जब वाक्य पूरा हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण। क्या कोई बिंदु छूटा? व्याकरण का कोई बिंदु नहीं छूटा। हमने आपको एक क्रम दे दिया। और हमारे वीडियो को रोज देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आए जुड़िए रहे मेरे साथ। धन्यवाद।